जी, इशफाक साहब आपका जवाब आ गया। आपने बड़े अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया कि क्या-क्या हो सकता है। एक और सवाल ले लें प्लीज़, आई एम श्योर बाकी लोग भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। सर ये ओवरसीज़ को लेके जो नई तजवीज़ आई है कि ओवरसीज़ को कॉन्फिडेंस मिले, उनके लिए कोर्ट्स बनाएँ, उनके लिए मेडिकल कॉलेजेस बनाएँ, जब वो पाकिस्तान आए उनको सिविल अवार्ड्स भी दें, जो कनेक्शन है उनके साथ इंक्लूसिव होना चाहिए। इसकी सिंबॉलिक वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है। इसका जेस्चर भी बहुत बड़ा है और इससे रेमिटेंसेस में भी इज़ाफ़ा होगा, हुकूमत ये समझती है। लेकिन फॉर यू इसका एक पॉलिटिकल इंक्लिनेशन भी है जो गवर्नमेंट को सूट करता है और फाइनेंशियल भी। दोनों में से इसको कैसे एनालाइज़ करेंगे? कौन-सा है जिस पे गवर्नमेंट इज़ लुकिंग अप टू द ओवरसीज़? हम ना दो चीजें मुझे बता दें। ये ओवरसीज इन्वेस्टर कहाँ इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट के अलावा, मुझे बता दें। और आप मुझे एक बात बता दें, ये जो रेवेन्यू, जो रेमिटेंस का जो प्रोपोर्शन है, और आपको मैं यकीन से कह सकता हूँ आज इन ओवरसीज के लोगों को पूछ लें, रोशन डिजिटल अकाउंट सारे बंद करा के जा चुके हैं। मेन मसला हमारे यहाँ पता है क्या है कि कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में, चाहे ओवरसीज हो या लोकल हो, डॉक्यूमेंटेशन करना नहीं चाह रहा। रियल एस्टेट में बुनंजा मिलते हैं। इनको वतन की मोहब्बत तो अपनी जगह बिल्कुल होगी, मैं किसी की उम्र वतनी पे शक नहीं कर सकता, मगर जाहिर बात है इंसान है, उसको प्रॉफिट के लिए काम करना, वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। तो अशफाक साहब, सॉरी टू कट यू, इन्हें किस तरीके से रागिब किया जा सकता है? क्या अट्रैक्शन हो सकती है कि डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आए? दूसरा, लोकल इन्वेस्टर्स का एतमाद आपको कहीं लगता है इस बजट में बहाल हुआ? क्योंकि कल वजीर खजाना ने कहा भी था कि लोकल इन्वेस्टर आएगा तो फिर हम फॉरेन इन्वेस्टर को मुतवज्जो कर सकेंगे ना। ये वजीर खजाना साहब अगर थोड़ा सा आगे पीछे देख लेंगे ना, तो ये SIFC में हमने प्रेजेंट किया था चीजें कि आप SIFC में सबसे बड़ा जो आपका जो सेक्टर था एग्रीकल्चर सेक्टर, एम आई राइट? उस एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने ये बात की थी कि जी आप फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करें, बहुत अच्छी बात, फॉरेन इन्वेस्टर आएगा। फॉरेन इन्वेस्टर के साथ गवर्नमेंट अपनी कुछ इक्विटी रखे, नॉन मैनेजमेंट इक्विटी, कि मैं मैनेजमेंट नहीं करूंगी, लैंड इज माय इक्विटी, ठीक है जी। और आप उसके साथ भले आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ले लें, जैसे रेकोडी का मॉडल है आपका, उसके साथ आप एग्रीकल्चर रीट के थ्रू स्टॉक मार्केट से या कैपिटल मार्केट से फंड रेज करके दें, उसमें आप डेट भी रेज करके दें, उसमें आप इक्विटी भी रेज करके दें, तो आपका एक हाइब्रिड मॉडल बनेगा। फॉरेन इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मेरे लोकल इन्वेस्टर है, उसका भी स्टेक है। आप उनके लिए एक पॉलिसी वजह करें। और हम इनकम टैक्स में एक चीज कहते हैं टैक्सेशन में, एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग का मतलब जो आपने अभी फरमाया कि एक मैंने बता दिया कि जी ये आपकी टैक्स पॉलिसी होगी, वो हमारी गवर्नमेंट कमिट नहीं करने के लिए तैयार है। और इसकी वजह क्या है कि आप IMF के प्रोग्राम में होते हैं, आज यू वोक अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, IMF कुछ और कह रहा होता है, आज आपका टारगेट नहीं हो रहा, IMF कुछ और कह रहा होता है, दे आर राइट इन देयर ओन कॉन्टेक्स्ट। I cannot blame them because they are lending you the money. They are the lender to the last resort. अच्छा, आप मुझे बताएं, इस वक्त आपके पास अशफाक साहब, एक सवाल है अशफाक साहब, अगर आप इसका भी साथ में साथ जवाब दे दें, क्योंकि जब हम इकोनॉमी की इन तमाम चीज़ों की बात कर रहे हैं सर, ये जो 18% टैक्स उन्होंने अनाउंस किया है या उसको उसकी एक तजवीज़ दी है, ई कॉमर्स की जो जितनी भी बिजनेस ई कॉमर्स है, बेसिकली ये जो ऑनलाइन सेलिंग परचेजिंग, उसमें हम देखते हैं कि जो लोग बड़े बड़े आउटलेट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बड़े बड़े सेटअप्स नहीं हैं, उसमें ख़वातीन भी हैं, घरेलू ख़वातीन भी हैं, कुछ बड़ी कंपनीज़ भी हैं, ये माविन साबित होगा या ये डिस्करेज करेंगे जो ई कॉमर्स के जो अब सारिफीन हैं उनको भी और जो उसको चला रहे हैं उसको भी? देखिए ज़्यादातर ये जो है ना बेसिकली लोकल, तो मैंने देखा है कि सारे वो चार्ज करके बेचते हैं, बट बेसिकली ये फॉरेन जब आते हैं ना, आपने देखा होगा अली पे है या टेमो है या और सारी अमेजोन है, वहाँ से जो चीज़ें आती हैं उस पर टैक्स नहीं लगा हुआ होता। तो मेरा ख्याल है ये एक सही इकदाम है इनका और करना भी चाहिए इनको, क्योंकि इनके लिए ये बिल्कुल हमारे लिए एक विंडो है और हमें करना भी चाहिए। रेलेवेंट सवाल किया, यूट्यूबर्स पे भी टैक्स लगाना चाह रहे हैं, बतूल राशिद बात कर रही हूँ सर, ये यूट्यूबर्स को भी टैक्स लगाना चाह रहे हैं, ये कर लेंगे इजीली? कैन दे ग्रैब देम, कैन दे नैप देम? हमना अगर आप इतना कमा रही हो तो थोड़ा टैक्स हमें भी दे दो यार, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपका यूट्यूब चैनल है कि नहीं मुझे नहीं पता। राजपूत सर, ये जैसे आप आदिल अब्बासी और अशफाक साहब बतूल राजपूत बात करेंगे, जाते मेरा नाम अच्छा बतूल करिए, आई एम सॉरी बतूल सॉरी, आप मैं असल में है ना, हमना बहुत सवाल कर रही थी तो मुझे उसका नाम याद था। आई कांट सी यू पीपल।
तो सर ये बताएं सर, वही तो आपसे पूछ रही हूँ कि जब कोई इतना कमा रहा है और उसको उसके डॉलर पे टैक्स नहीं लगा रहा बाहर का कोई मुल्क, तो वो उसको हम कैसे, हम अपने जो हमारा यहाँ का लोकल है उससे तो टैक्स नहीं ले पा रहे, जो कमाई डॉलर्स में रहा है वो हमारे काबू कैसे आएगा, ये मैं जानना चाहती हूँ। वो इसलिए आ जाएगा कि आप जब आप, मैं बहुत आसानी से कह सकता हूँ कि आपकी एक ट्रीटी है विद एवरी कंट्री, आप उस कंट्री को कह सकते हैं कि जी, आपको देखें यूट्यूब का चैनल ऐसा तो कोई नहीं है ना कि जी ये छुपा के आपने चला दिया है, आपके नाम से एडवर्टाइज होता है, आपके नाम से लाइक्स और है, आपके कंटेंट से आते हैं, आपके कंटेंट की पूरी वेरिफिकेशन होती है, पूरी रिपोर्ट आपको यूट्यूब दे सकता है। तो मेरा एज ए रेवेन्यू अथॉरिटी ये राइट एज अ कंट्री अंडर एक्सचेंज ऑफ लीगल इंफॉर्मेशन के तहत म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होते हैं हमारे और ट्रीटीज होती हैं, हम किसी भी कंट्री से उसकी रेवेन्यू अथॉरिटी से हम अपने सिटीजन्स की इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, तो हमें अगर मिल जाएगी हम टैक्स कर देंगे। वैसे आज तक मैं आपको बता रहा हूँ इसमें अभी इस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए इनको 2 साल और चाहिए। सही, तो 2 साल बतूल आपका टैक्स फ्री होगा। सर फिर मैं सबसे पहले शुक्रिया के लिए आपको कॉल करूंगी। अच्छा सर, ये इनकम टैक्स का बताइएगा कि जो तजवीज़ आई कि सैलरी क्लास पे सेल्स टैक्स कम करें, मतलब हम तो जैज़ का कार्ड लोड करवाएं टैक्स देंगे, हम दूध का डब्बा लें हम टैक्स देंगे, हम शॉपिंग करें हम टैक्स देंगे, इवन हम खाना खाएं तो हम टैक्स देंगे। तो सर ये जो ये वाला टैक्स है, ये वाकई वादा वफा करेगी अपनी गवर्नमेंट? क्योंकि 11 माह में हमने 150% मोर टैक्स दिया ताजिरों से, अब कैसे कह रहे हैं कि आपका टैक्स कम करेंगे? कैसे करेंगे साहिब? नहीं, ये तो देखो ना, सेल्स टैक्स तो वैसे भी लगता था ना, आपको भी लगता है, मजदूर को भी लगता है। मजदूर साबुन लेता है उस पर भी सेल्स टैक्स होता है, शैम्पू लेता है उस पर भी सेल्स टैक्स होता है, बच्चे का दूध लेता है अगर गवल्ले से लेता है या पाउच मिल्क लेता है तो नहीं होता, अदरवाइज अगर वो नेस्ले लेगा तो भी उस पर भी टैक्स लगा होगा, और नेस्ले के टैक्स लगने की वजह से वो स्प्रीट मिल्क जो सेलर होता है उसने वैसे ही अपने दाम बढ़ा दिए हैं, तो वो भी इनडायरेक्टली टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं आपसे। तो टैक्स तो हर इनडायरेक्ट टैक्स तो हर किसी ने देना है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ रेग्रेसिव टैक्स, इट इज अनलाइक फॉर्म ऑफ टैक्स, तो उसको हम कभी भी उसको वो नहीं समझते कि अच्छा टैक्स है ये। बट एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि देखिए सेल्स टैक्स इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, और पाकिस्तान में रेशियो ऑफ सेल्स टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स विद डायरेक्ट टैक्स अब कम होता जा रहा है। पहले 60 और सर वो इनकम टैक्स को भी कम करने की बात करें, ये भी वजाहत करें, कह रहे हैं कि इनकम टैक्स भी कम करेंगे, जैसे 5 लाख से 32 लाख की जो तनख्वाहें हैं हमारे मुल्क में, वो कर दिया है, तो वो आपको रीजनेबल लग रही है? बार आपको रीजनेबल लग रहा है? जी मैं आपको बता रहा हूँ, पहले जो आपका जो 12 लाख तक की जो तनख्वाह थी ना, उस पे अब उन्होंने किया हुआ है कि जी 30,000 रुपये टोटल टैक्स लगेगा उस पे, और 500 रुपये से आप 6,000 रुपये लगेगा। पहले 30,000 लगता था, अब 6,000 लगेगा। जो इससे ऊपर जो थी स्लैब थी उस पे उन्होंने 11% के करीब उन्होंने टोटल कम किया है, 4% कम किया है, और उससे ऊपर मेरा ख्याल है कुछ। ये तो आप बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं। अभी तो अब शबरजादी बैठे हुए थे, उन्होंने तो बड़ा स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया। वो कह रहे हैं कि जी नीचे से लेके ऊपर तक जिसकी 1 करोड़ भी तनख्वाह है ना, वो कहते हैं सिर्फ 7,000 रुपये का फ़र्क पड़ेगा। आप तो बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं कि बहुत फ़र्क आएगा इसमें। नहीं सर, मैं आपको ये पूरी एहतशाम भाई, अभी तो ये हमारी टीमें जो है ना, आपको पता है मेरे ऑफिस में जैसे लगता है दिन का समा है, और सब बैठ के अपने अपने कोनों पे ना, माँ सिवाय मेरे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बट सारी टीमें अपनी अपनी एनालिसिस कर रही हैं ऑन फाइनेंस। तो इंशाल्लाह आज हम रात जाग के आपको कल सुबह पूरी, वैसे एक मैं मीडिया के लिए एक स्पेशल प्रेशर अभी मैं भेज रहा हूँ थोड़ी देर में, बस वो उसका फाइनल मराइल में है, तो आप लोगों को ज्यादा यू विल बी मोर एजुकेटेड, बट दोज वर ओनली सुकूंट टाइप ऑफ थिंग्स, बजट इन ब्रीफ और इन अ नटशेल वी विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, and then obviously in the morning आपको पूरी complete analysis। ठीक है सर, आप इसकी तैयारी कर लीजिए, इशफाक साहब आप ले लें, लेकिन सर एग्रीकल्चर को लेके जवाब दीजिएगा, क्योंकि सालाना 2200 अरब का नुकसान कर रहे हैं जो हमारा किसान है। अगर आप किसान से मिलने जाएंगे तो आपको उसके मसाइल का हल निकलेगा। 11.9 बिलियन की तो हमने कपास इंपोर्ट की है, तो जो पाकिस्तान की मेजर क्रॉप्स हैं वो लॉस में गई है, नेगेटिव में गई है, 13.5 समथिंग उसकी परसेंटेज है। तो सर एग्रीकल्चर को लेके जो टॉल क्लेम्स गवर्नमेंट ने किए थे, अभी भी कह रहे हैं हमने डीएनए चेंज कर रहे हैं, डीएनए भी चेंज हो रहा है, क्या सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ भी जा रहे हैं, क्या एग्रीकल्चर का बैरन लैंड भी इस्तेमाल होगा, क्या वो टैक्स होगा? एग्रीकल्चर को लेके क्या है आपके माइंड में?
देखिए एग्रीकल्चर वैसे तो सूबाई सब्जेक्ट है और मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मगर एक बात मैं आपको जरूर बता देता हूँ कि एग्रीकल्चर में कभी बम्पर साइकिल भी आती है, इट्स अ साइक्लिकल बिजनेस। कभी बहुत ज्यादा बम्पर होती है, कभी आपका बहुत ज्यादा ये इट इज ऑलवेज कंटिंजेंट अपॉन द हैपनिंग्स और नेचुरल उसके ऊपर काफी इस पे जोर होता है। इसमें सबसे बड़ा मसला ये है हमारा कि जी हमारे किसान और कंज्यूमर के दरमियान एक बहुत बड़ा वो जो है ना अजदा बैठा हुआ है जिसको कहते हैं आरती, और ये सारा पैसा वो कमा के जाता है, किसान भी लॉस में और कंज्यूमर भी लॉस में। तो आपकी गवर्नमेंट को फार्म टू मार्केट लेके आना पड़ेगा, और फार्म टू मार्केट लाने के लिए मुझे याद है कि हमारे जब ये औरंगजेब साहब हबीब बैंक के सदर होते थे तो मेरे पास एक कॉन्फ्रेंस में व्हेन आई वाज आईके प्रेसिडेंट, तो वो आए थे मेरे पास और उन्होंने मुझे सारी चीजें बताई थी एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड विद दिस विजडम। और स्टेट बैंक का एक प्रोग्राम था जो कि बाद में मुझे यूबीएल के प्रेसिडेंट ने भी कंफर्म किया और एनसीबी के प्रेसिडेंट ने भी वो भी करे। उन्होंने जो मुझे चीजें बताई थी, जो हकीकतें बताई थी, एक और डायमेंशन भी तो है ना ये ज़राअत के इनकम टैक्स की, इस पे भी जरा कमेंट करें। और फिर मैं इनकम टैक्स तो देखें ना, मुझे एक बात देखें, ये जो एक बड़ी तकलीफदेह बात हो रही है वो आपने देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर के लिए भी कल एक बड़ी एम्बेरसिंग बात बन रही थी जब वो कह रहे थे कि जी मौजूदा माली साल में 2.7% जो है ना ग्रोथ रेट होगा। तो लोगों ने सवाल किया कि जी पहले माली से अपना 3 क्वार्टर में 1.8% ग्रोथ आई है, ये क्या वजह है कि आखिरी क्वार्टर में एकदम से 1% की आप ग्रोथ ले लेंगे। और फिर उसकी बुनियाद ये भी बताई जा रही है कि जी एग्रीकल्चर ग्रोथ आप देख लें 0.6% उसमें इजाफा हुआ है, पिछले साल 6% इजाफा हुआ था। इस साल 6 बड़ी क्रॉप्स जो है ना सारी की सारी नुकसान में गई हैं, उनका मनफी में वो आया है सारा का सारा। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए लोग कह रहे हैं कि जी आप कैसे 4.2% का ग्रोथ रेट ओवरऑल जीडीपी का जो आप अगले मौजूदा माली साल में आप हासिल कर लेंगे। एहतशाम साहब, मैं इसमें हंसने के अलावा कुछ नहीं कह सकता कि मुझे ये थोड़ा सा मेहताब हैदर साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया था और मैं थोड़ी सी हमने भी कैलकुलेशन की इसमें। अगर ये अचीव करनी थी 3 क्वार्टर के बाद तो 5.6% की ग्रोथ थी आखिरी क्वार्टर में, और आखिरी क्वार्टर में जब आप इतने बुलिश हो गए 5.6 पे तो अगली ग्रोथ तो 7 का टारगेट होना चाहिए था, 4.2 का कहाँ था। जी जी, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।